गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इसका पहला भाग इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। मतलब लैंड मतलब भूमि, सॉइल होती है मिट्टी या मृदा, वाटर तो जानते हो सभी पानी, और नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज मतलब वन्य जीव या जंगली जानवर। इसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है इसमें। इंट्रोडक्शन में लैंड, सॉइल, वाटर और द रिसोर्सेज विच बिलोंग टू अबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब जो ज़मीन है या भूमि है, मिट्टी और पानी, ये सारे रिसोर्सेज अबायोटिक रिसोर्सेज है। अबायोटिक मतलब अजैविक, एक होता है बायोटिक जो होता है जैविक, लेकिन ये तीनों लैंड, सॉइल और वाटर अबायोटिक रिसोर्सेज है एंड आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज वेयर एज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कम अंडर बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक वनस्पति मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं ना, जंगल वगैरह, और इसके अलावा जो जंगली जानवर होते हैं, वन्य जीव वगैरह जो जंगलों में रहने वाले जानवर होते हैं, वो सारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। मतलब जैविक, जैविक मतलब जिनके अंदर जान होती है वो जैविक या बायोटिक, और जिनके अंदर जान नहीं होती है वो अबायोटिक या अजैविक। ठीक है। तो मिट्टी, भूमि, पानी, इनमें जान नहीं होती तो ये अबायोटिक रिसोर्सेज हैं। उसी तरह जितने भी जंगली जानवर है, मनुष्य भी मान लो इसमें, और पेड़ पौधे मान लो, ये सारे बायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। इधर बायोटिक और अबायोटिक बोथ टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल इन नेचर, कि दोनों प्रकार के, चाहे वो जैविक हो या बायोटिक हो या फिर अबायोटिक हो या अजैविक हो, ये दोनों प्रकार के जो रिसोर्स या संसाधन है वो एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिव मतलब ये समाप्त, कभी ना कभी हमें ये समाप्त होगा। ये सारे जितने भी रिसोर्सेज है बायोटिक वाले और अबायोटिक वाले, ये कभी ना कभी समाप्त जरूर होंगे। ठीक है। सो जुडिशियल यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज हैज़ टू बी देयर फॉर इन्हेंसिंग देयर लॉन्गिविटी। इसीलिए ये जो रिसोर्सेज हमारी धरती के ऊपर है, इनका जुडिशियल मतलब न्यायपूर्ण या न्यायिक तरीके से, मतलब हमें सुनियोजित ढंग से इनको प्रयोग करना चाहिए, इनको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ताकि हम इनको लंबे समय तक प्रयोग कर सके, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका प्रयोग कर सके। इसीलिए हमें इनको सुनियोजित तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए, इनको वेस्ट या बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड के बारे में, ज़मीन के या भूमि के बारे में। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। जो ज़मीन है या भूमि है, प्राकृतिक संसाधनों में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी जो धरती है उसका लगभग 30% भाग भूमि है, बाकी 70% या 70 से 71% जो भाग है उसमें पानी है। ठीक है। तो लगभग केवल 30% जगह ही ऐसी है जहाँ पे हमें ज़मीन या लैंड दिखाई देती है, बाकी 70 या 71% जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, वो पानी से ढकी हुई है। अब उसमें 30% में भी क्या हुआ आगे देखिए। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। मतलब पूरी दुनिया में जो 90% लोग जो रहते हैं वो 30% ज़मीन पर रहते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में जो 100% ज़मीन में से मान लो 100% ज़मीन है, उसमें से 30% ज़मीन पे 90% पॉपुलेशन रहती है। ठीक है। द रिमेनिंग 70% लैंड इज इधर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेटेड। मतलब जो बची हुई 70% ज़मीन है, वहाँ पर
या तो बहुत कम जनसंख्या रहती है, मतलब स्पार्सली मतलब बहुत ही कम या बिखरे हुए, एक घर इधर है तो कोई बहुत दूर है, कोई दूर है, कोई और ज़्यादा दूर है, इस तरह से दूर दूर बिखरे हुए लोग रहते हैं। या फिर अनइनहेबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, निर्जन है, ठीक है। जैसे बहुत ही पथरीली जगह है, वहाँ कोई नहीं रहता, मरुस्थल या रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ कोई नहीं रहता, या बिल्कुल ग्लेशियर वाली जगह है, वहाँ कोई नहीं रहता, बिल्कुल ठंडी जगह है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो ऐसी इस तरह से 70% जगह ऐसी है जहाँ पे नाम मात्र के लोग रहते हैं या कोई नहीं रहता। फिर है लैंड इज अनइवनली इनहेबिटेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एट्सेट्रा। जो हमारी भूमि है या धरती है, ज़मीन है, वो अनइवनली मतलब विषम, एक जैसी नहीं है। कहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलेगी और कहीं पे हमें एक इक्का दुक्का घर ही देखने को मिलते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। जैसे कि ज़मीन की आकृति कैसी है, उपजाऊ है कि अनुपजाऊ है, पहाड़ी है कि रेगिस्तानी है कि समतल है, या इसके अलावा क्लाइमेट, वहाँ का मौसम कैसा है, नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिर वाटर, वहाँ पे पानी की उपलब्धता है कि नहीं, या फिर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी कितनी उपजाऊ है, मिट्टी उपजाऊ होगी तभी तो लोग खेती करेंगे, वहाँ रहेंगे, ठीक है, एट्सेट्रा आदि। ये सभी चीज़ें लैंड यूज के लिए या ज़मीन पर रहने के लिए लोगों को प्रभावित करती है। फिर है नॉर्मली द स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड areas are because of rugged topography, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible of waterlogging, deserted areas and thickly forested areas। जो सामान्यतः क्या होता है कि जो बहुत कम जनसंख्या रहती है या बिल्कुल निर्जन जहाँ कोई नहीं रहता है, उसका प्रमुख कारण यह है, एक तो रग्ड टोपोग्राफी, मतलब जो टोपोग्राफी है, ज़मीन की आकृति या भौगोलिक आकृति, वो बिल्कुल उबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची, मतलब समतल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन, या फिर जो पहाड़ होंगे बिल्कुल ढलान नुमा, स्टीप मतलब खड़े ढलान, तो इस तरह से उसकी आकृति, पहाड़ों की आकृति बिल्कुल खड़े होंगे तो वहाँ आसपास कोई नहीं रहना पसंद करेगा। इसके अलावा लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, और जो निचले स्तर, ज़मीन के निचला हिस्से में जो लोग रहते हैं वो हमेशा बाढ़ से या फिर पानी से परेशान रहते हैं, हमेशा वहाँ पानी भरने की समस्या रहती होगी। फिर डेजर्टेड एरियाज़, या फिर जो रेगिस्तान होगा वहाँ पे भी लोग पानी की समस्या से बड़े परेशान रहते हैं कि वहाँ पानी नहीं होता। एंड थिकली फॉरेस्टेड एरिया, या फिर जो बहुत घने जंगल होते हैं वहाँ पे भी लोग कम रहते हैं क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं और कोई ज़्यादा सुविधा नहीं होती, इसलिए ऐसी जगह पर या तो बहुत कम लोग रहते हैं या फिर लोग रहते ही नहीं हैं, निर्जन ऐसी जगह होती है। द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव प्लेन्स, और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सघन या घनी आबादी वाले क्षेत्र है वो प्लेन्स है। जैसे कि हमारे देश में ये गंगा नदी के आसपास का एरिया है ना, यूपी, बिहार, बंगाल, दिल्ली, इसके आसपास का क्षेत्र, ये दुनिया के सबसे घने बसे आबादियों में से या डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से एक माना जाता है। फिर रिवर वैलीज़, नदी घाटियों के किनारे लोग रहना पसंद करते हैं। विच हैव सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन होती है वो खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल लैंड मेक्स इट suitable for living and a huge population resides on it। इसके अलावा जो रिच एंड फर्टाइल लैंड, जो मतलब जिस जगह पे हमें बहुत खुशहाल और उपजाऊ मिट्टी मिल जाती है, उसकी वजह से लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो वहाँ रहकर अपनी जीविका के लिए खेती बाड़ी ही कर सकते हैं। फिर मिनरल रिचनेस, और जहाँ पे खनिज संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में होंगे, बहुत ज़्यादा भंडार होंगे। वाटर रिसोर्सेस, या जहाँ पे पानी की बहुत सारी सुविधा होगी। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। एंड गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन, और जहाँ की भौगोलिक आकृति, जो जहाँ की ज़मीन मतलब उबड़ खाबड़ नहीं होगी या फिर रेगिस्तानी या मरुस्थली या फिर पहाड़ी नहीं होगी, बिल्कुल समतल होगी। तो यहाँ पर
ऐसी जगहों पर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया या भीड़ हमें देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ें हमें रहने के लिए प्रभावित करती है। अब आया लैंड यूज़, ज़मीन का प्रयोग। भूमि का प्रयोग क्या क्या किस किस चीज़ों में होता है, देखिए। लैंड यूज़ रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पजेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउस, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज़। जो लैंड यूज़ है मतलब भूमि का प्रयोग है, इससे हमें इस चीज़ से समझ सकते हैं कि जो हमारी धरती है उसको हम किस किस कामों में यूज़ करते हैं। तो जैसे कि खेती करने में उसका प्रयोग करते हैं। फॉरेस्ट्री मतलब वही वनीकरण, मतलब जंगल लगाने में, बागवानी में, या फिर पेड़ पौधे लगाने में। फिर माइनिंग मतलब खाने, जहाँ पे खनिज वगैरह निकलते हैं, माइनिंग के लिए। बिल्डिंग हाउस, लोग रहने के लिए घर बनाते हैं, उसमें यूज़ करते हैं। रोड्स, फिर आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण करते हैं। एंड सेटिंग अप फॉर इंडस्ट्रीज़, और फिर बहुत सारी चीज़ें, वस्तुएं बनाने के लिए फैक्ट्रीज़ या इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़ आर टू काइंड्स। और भूमि प्रयोग को जो दो प्रमुख फैक्टर्स प्रभावित करते हैं वो इस प्रकार है। फिजिकल फैक्टर, एक तो है फिजिकल मतलब भौतिक कारक, और ह्यूमन फैक्टर, और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर मतलब मानवीय कारक। फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड अब जो भौतिक कारक है उसमें कौन कौन से कारक आएंगे? टोपोग्राफी मतलब स्थलाकृति या भौगोलिक आकृति। सोइल मतलब मिट्टी या मृदा। क्लाइमेट, और फिर इसके अलावा क्लाइमेट मतलब वहाँ की जलवायु, मौसम। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी की उपलब्धता। ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। फिर जो मानवीय फैक्टर्स है उसमें पॉपुलेशन आएगी, एक तो जनसंख्या आएगी, और दूसरी टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक या प्रौद्योगिकी। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसके अलावा ऑनरशिप मतलब स्वामित्व के आधार पर लैंड कैन बी क्लासिफाइड, ज़मीन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं दो भागों में। एज प्राइवेट मतलब निजी संपत्ति, ज़मीन का कोई एक मालिक होता है तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। एंड कम्युनिटी लैंड, या फिर अगर कोई किसी मतलब सरकारी या सामुदायिक ज़मीन है तो वो कम्युनिटी लैंड कहलाती है, जैसे सरकारी ज़मीन होती है वैसे। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल और फैमिली मेम्बर्स। जो प्राइवेट लैंड होता है, निजी जो भूमि होती है, उसका मालिक कोई एक निजी व्यक्ति होता है या फिर परिवार का कोई सदस्य भी हो सकते हैं। एंड इज यूज़ फॉर पर्सनल पर्पस, और यह उनके व्यक्तिगत प्रयोग के लिए व्यक्तिगत काम के लिए उनको या उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है। लाइक हाउस इज ए प्राइवेट लैंड, जैसे कि आपका घर है या किसी का भी घर है, वो एक प्राइवेट या निजी संपत्ति है। फिर है कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस एंड कैन बी यूज्ड बाय एनीवन इन द सोसाइटी, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स। जो कम्युनिटी लैंड है मतलब सामुदायिक ज़मीन या सरकारी ज़मीन जो होती है, वह है एक समुदाय के द्वारा उसका स्वामित्व या उसका मालिक एक समुदाय होता है, एक समाज होता है, ठीक है, और वो सबके कॉमन यूज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और उस समाज का कोई भी व्यक्ति उसको प्रयोग कर सकता है। जैसे कि कलेक्शन ऑफ फॉडर होता है चारे के संग्रह के लिए, फ्रूट्स फलों के लिए, नट्स और मेडिकल हर्ब्स, या फिर मेडिकल हर्ब्स मतलब जड़ी बूटी या दवाई वगैरह बनाने के लिए। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इन कम्युनिटी लैंड्स को, इन सामुदायिक ज़मीन को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मतलब सामान्य प्रॉपर्टी या संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज़ ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ द लैंड इज़ लिमिटेड। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो ज़मीन की डिमांड यानी ज़मीन की मांग भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन थोड़ी बढ़ रही है, ज़मीन तो उल्टी कम हो रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके रहने योग्य ज़मीन कम होती जाएगी, ठीक है। तो
इसी वजह से ज़मीन की डिमांड बढ़ रही है। द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न शोज़ द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। जो बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं या बदलाव आ रहे हैं हमारे लैंड यूज़ में, ज़मीन के प्रयोग में, ये उसके पैटर्न में, इससे ये हमें दिखाता है, क्या दिखाता है, कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज के सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में बताता है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब भूमि निम्नीकरण, भूमि का डिग्रेडेशन हो जाता है, निम्नीकरण हो जाता है, मतलब उतनी उपजाऊ नहीं रहती है। फिर लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन, कई बार बारिश की वजह से और ये भूकंप की वजह से भी लैंडस्लाइड होके, मतलब ऊपर की पहाड़ का पहाड़ आके नीचे गिर पड़ता है, वो लैंडस्लाइड होता है। फिर सॉइल इरोजन, सॉइल मिट्टी का अपरदन, ये सब बारिश की वजह से होता है, कटाव, मिट्टी में कटाव लग जाता है और पानी बह के, पानी के साथ मिट्टी बह के निकल जाती है, सॉइल इरोजन। फिर डेजर्टिफिकेशन, इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण हो जाता है, जहाँ पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहाँ पे पानी सूख जाता है और फिर वहाँ पे बहुत सारी बालू मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, तो वहाँ पे रेगिस्तान बनना शुरू हो जाता है। और द मेजर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट, ये सारे सबसे बड़े खतरे हैं हमारे देश, हमारे पर्यावरण को, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि इस कृषि के विस्तार की वजह से और जो निर्माण कार्य, जनसंख्या बढ़ रही है उनके लिए जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहे हैं और डेजर्टिफिकेशन, ये सारी समस्याएं खड़ी हो रही है जनसंख्या के विस्फोट की वजह से और एग्रीकल्चर में विस्तार की वजह से। नेक्स्ट है फर्टाइल लैंड इज एक्सप्लॉइटेड मोर एंड लीड्स टू द बैरननेस और इफ़ नॉट यूटिलाइज्ड जुडिशियली। जो फर्टाइल लैंड है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको ज़रूरत से ज़्यादा हमें दोहन किया जा रहा है, मतलब उसका ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो ज़मीन है, फर्टाइल ज़मीन है, वो बैरननेस हो जा रही है, मतलब बिल्कुल बंजर, बेकार हो जा रही है, उसमें अगले साल कोई फसल ही पैदा नहीं हो रही है। इसीलिए हमें उसको संभल कर यूज़ करना चाहिए, जुडिशियली मतलब न्यायपूर्ण तरीके से उनको सोच समझकर अच्छे से प्रयोग करना चाहिए ज़मीन को, उसको ज़रूरत से ज़्यादा दोहन या उसको एक्सप्लॉइटेशन नहीं करना चाहिए। द ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, इसके अलावा जो मिनरल रिसोर्सेज है ज़मीन के अंदर, जो खनिज संसाधन दबे हुए हैं, उनको भी ज़रूरत से ज़्यादा दोहन या निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर अभी निकाल के रख लेंगे तो अगर आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई रिसोर्सेज बचेगा ही नहीं। आल्सो मेक द सॉइल वल्नरेबल टू बी डिग्रेडेड, मतलब जो खनिज संसाधन हम ज़रूरत से ज़्यादा निकाल रहे हैं, इससे भी सॉइल वल्नरेबल, जो मिट्टी है वो और ज़्यादा डिग्रेड होती जा रही है, मतलब मिट्टी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, अब जो भूमि संसाधन है उनको संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। Growing population and their ever-growing demands has led to a large-scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing these natural resources. बढ़ती जनसंख्या, ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब बढ़ती जनसंख्या और उनके बढ़ती हुई डिमांड यानी बढ़ती हुई मांगे, इससे क्या हुआ, लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश हो गया, किसका, फॉरेस्ट का, जंगलों का, ठीक है, जो हमारे धरती के लगभग 30 से 40% एरिया पे जो जंगल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड एरेबल लैंड, एरेबल मतलब जो जहाँ पे खेती की जा सके, ऐसी ज़मीन, कृषि योग्य ज़मीन, एरेबल लैंड, तो कृषि योग्य ज़मीन, इसका भी विनाश हो जा रहा है। एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर ऑफ लॉजिंग दीज नेचुरल रिसोर्सेज, और इन नेचुरल रिसोर्सेज को खोने का डर अभी हमें सताने लगा है। द प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड, और जो अभी प्रेजेंट रेट है, अभी इस मतलब वर्तमान में जो दर है डिग्रेडेशन की, मतलब निम्नीकरण की भूमि की, उसको हमें चेक करना चाहिए और चेक करके उसको रोकने के उपाय भी करने चाहिए।
द कॉमन मेथड यूज टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज आर अफोरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स एंड चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग। अब हमें धरती को बचाने के लिए या जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें अफोरेस्टेशन करना चाहिए। अफोरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, वनीकरण करना चाहिए। जितने पेड़ होंगे उतने हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलेगी और पेड़ पौधों से मिलने वाली और भी बहुत सारी फ़ायदे होंगे। इसके अलावा जो भूमि है उससे पेड़ पौधों की वजह से भूमि का जो कटाव है वो भी नहीं होगा और भूमि का निम्नीकरण भी नहीं होगा, मिट्टी का निम्नीकरण भी नहीं होगा। इसके अलावा लैंड रिक्लेमेशन करना चाहिए, मतलब भूमि सुधार के बहुत सारे उपाय करने चाहिए। फिर रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, जो हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए दवाओं का प्रयोग करते हैं या कीटनाशक का प्रयोग करते हैं और केमिकल का यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग हमें रेगुलेट करना चाहिए, मतलब नियमित करना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फर्टिलाइज़र्स, जो हम कृत्रिम खाद बनाते हैं ना, उसका प्रयोग भी हमें लिमिटेड मात्रा में ही करना चाहिए, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो नेचुरल खाद होती है ना, कंपोस्ट जिसको बोलते हैं, उसका ही प्रयोग हमें करना चाहिए। इसके अलावा चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग, और जो ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग होता है अतिचारण। हम जानवरों को छोड़ देते हैं खेतों में और वो खेतों को बर्बाद करते हैं और उसकी वजह से मिट्टी का जो डिग्रेडेशन है वो बढ़ जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग, ज़रूरत से ज़्यादा भी जानवरों को खेतों में चराने से रोकना चाहिए। फिर बाय मेकिंग रूल्स related to soil and land conservation and by making the farmers educated regarding the negative aspects of overgrazing and over utilization of the fertilizers, the government can play an active role to preserve the soil and land। ठीक है, तो इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, किससे संबंधित? मिट्टी से और भूमि के संरक्षण से संबंधित। इसके अलावा हमें किसानों को एजुकेटेड करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा और नेगेटिव जो एस्पेक्ट है, जो नकारात्मक पहलू है ओवर ग्रेजिंग के, कि ज़रूरत से ज़्यादा हम जानवरों को खेतों में चरा रहे हैं, उसके भी बारे में भी हमें किसानों को बताना चाहिए। और जो फर्टिलाइज़र है उसका ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए, और मतलब उसको किस तरह से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए और कौन से फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में किसानों को एजुकेटेड करना चाहिए। फिर इसमें गवर्नमेंट भी, जो सरकार है, वो भी हमारे एक सक्रिय भूमिका निभा सकती है मिट्टी और भूमि को सुरक्षित करने में। इसमें सरकार भी अपनी भूमिका अदा कर सकती है। सोइल, अब पढ़ते हैं मिट्टी के बारे में। मृदा, सोइल इज़ द थिन लेयर ऑन ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मिट्टी या सोइल या मृदा क्या है? हमारी धरती के ऊपर, सबसे ऊपर एक पतली परत है जो कि ग्रेनी सब्सटेंस है। ग्रेनी मतलब एक दानेदार पदार्थ की एक परत होती है, ठीक है, जिससे हमारे धरती के जो सरफेस है, ऊपर का आवरण है, उसको ढके हुए हैं। सोइल इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और जो मिट्टी है वो ऑर्गेनिक मैटर से यानी जैविक या कार्बनिक पदार्थ से बनी होती है। इसके अलावा मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ, और इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज पदार्थ वगैरह या वो क्या बोलते हैं, खनिज लवण वगैरह होते हैं। इसके अलावा वेदर्ड रॉक्स मतलब अपक्षयित चट्टानें इनसे बनती है, जो कि हमारी धरती के ऊपर पाई जाती है। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल, और कुछ सेंटीमीटर मिट्टी या मृदा बनने में भी कई सैकड़ों साल लग जाते हैं। सोइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर्ड स्ट्रक्चर विच स्प्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट रॉक्स टू द टॉप सोइल सरफेस। जो सोइल प्रोफाइल है, मतलब मिट्टी किस प्रकार बनी हुई है, इससे हमें क्या पता पड़ता है कि जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जो परतनुमा स्ट्रक्चर है धरती के ऊपर का, जो कि पेरेंट रॉक से जो चौथी लेयर है इसकी सबसे नीचे, उससे टॉप सॉइल सरफेस,
मिट्टी की 4 परतें होती है। जो सबसे नीचे पेरेंट रॉक है उससे लेकर सबसे ऊपर की जो टॉप सॉइल सरफेस है, सबसे ऊपर जो मिट्टी की जो सरफेस है, ठीक है, परत है, वहाँ तक के एरिया को ये कवर करती है। द 4 लेयर्स ऑफ सोयल प्रोफाइल आर, अब जो मिट्टी के जो 4 लेयर्स हैं मिट्टी के जो निर्माण में जो 4 लेयर सहायक है, वो 4 लेयर इस प्रकार है। पहली लेयर जो सबसे ऊपर वाली है जो हमें दिखाई देती है, टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन, जो सबसे ऊपरी परत जिस पे मतलब घास फूस वगैरह पेड़ पौधे वगैरह उगती है, वो उसमें ह्यूमस और वेजिटेशन मतलब जो ये वनस्पति घास पेड़ पौधे ये सब उगते हैं, वो सब मिलके उसमें शामिल होते हैं। सेकेंड लेयर में जो दूसरी परत है, दूसरी लेयर है, उसमें सब सॉइल विद सैंड, मतलब सैंड क्या, मिट्टी के साथ जो सब सॉइल उपमृदा होती है वो आती है उसमें। इसके अलावा सिल्ट होती है, सिल्ट मतलब रेग या रेत होती है जो नदी किनारे होती है, या फिर क्ले, एक होती है मिट्टी। थर्ड लेयर, तीसरी लेयर में जो ऊपर से तीसरे नंबर आती है नीचे ज़मीन में, वेदर्ड रॉक मटेरियल, तीसरी लेयर में आती है अपक्षयित चट्टानों से बने हुए पदार्थ, ठीक है। फिर चौथी जो धरती के अंदर होती है पेरेंट रॉक, ये होती है पेरेंट रॉक या जनक चट्टानें। तो इस तरह से मिट्टी की 4 लेयर होती है जो धरती के ऊपर एक परतनुमा, परत दर परत ये 4 लेयर में दबी होती है। इन डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स डिफरेंट सॉइल कैन बी ऑब्जर्व, और अलग अलग जो जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं, भौगोलिक जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। वेरियस जियो क्लाइमेट रीजन्स मेक द सॉइल डिस्टिंक्शंस एंड वेरिड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ऑकर्स, और जो बहुत सारे जियो क्लाइमेट मतलब भू जलवायु जो क्षेत्र होते हैं, इससे मिट्टी में हमें विशिष्टता या अंतर देखने को मिलते हैं। इससे जो सॉइल या मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, भूमि की जो उपजाऊपन है, वो भी हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है। तभी हमें देखते हैं कि रेगिस्तान में मिट्टी बंजर होती है, नदी किनारे की ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ होती है। तो इसी वजह से अलग अलग क्षेत्र की ज़मीन अलग अलग जगह पर उपजाऊ और अनुपजाऊ पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर सूटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स, और अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है वो अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए सूटेबल या उपयुक्त होती है। मतलब ये नहीं है कि एक जहाँ मिट्टी उपजाऊ है तो वहाँ हर प्रकार की फसल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कुछ फसल के लिए अलग प्रकार की मिट्टी उपजाऊ होती है और कुछ दूसरी फसल के लिए दूसरी मिट्टी उपजाऊ होती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इस वीडियो में हमने मिट्टी के बारे में पढ़ा, इसके अलावा लैंड के बारे में पढ़ा। बाकी बचे हुए टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।